देखिए जी, जो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज एमसीक्यूज। कहता है जनाब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लीज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी, कि लेसी की बुक में कौन सी चीज़ ठीक है। अब 4 चीज़ें उन्होंने बताई हैं, कहते हैं जिसमें से कितनी चीज़ें ठीक हैं। नंबर 1 कहते हैं जी राइट ऑफ यूज एसेट कंप्राइजेज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। उसमें क्या होता है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट होता है। राइट ऑफ यूज इज ऑलवेज डेप्रिशिएटेड ओवर शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। क्या हमेशा? बिल्कुल नहीं। यूज ऑफ लेसिस इंक्रीमेंटल बोरिंग कॉस्ट इज प्रेफर्ड ओवर इम्प्लिसिट रेट। बिल्कुल नहीं, इम्प्लिसिट रेट को प्रेफर किया जाता है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसिस इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली। राइट ऑफ यूज का हिस्सा बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कौन सा ठीक है? सिर्फ एक ठीक है, 1 ओनली। तो आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 जनाब आपके पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ राइट ऑफ यूज एसेट। शुड नॉट बी मतलब इसमें जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द लीज लायबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग द एसेट एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, सॉरी इनिशियल कॉस्ट ऑफ अ राइट ऑफ यूज एसेट। ओके जी। पेमेंट्स मेड टू द लेसर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द लीज, ग्रॉस लीज रेंटल्स पेएबल अंडर द लीज एग्रीमेंट। हाँ जी भाई। सर मुझे तो इसका डी ही लगता है। ग्रॉस डी, सॉरी डी बी लगता है सर। मुझे बी लगता है मुझे सर, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट का पूछा गया उन्होंने सर, जो इनिशियल कॉस्ट में शामिल नहीं है। जी सर। जी, सर डिसमेंटलिंग राइट ऑफ यूज का इनिशियल कॉस्ट में कौन सी चीज शामिल नहीं होती? सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट शामिल होती है राइट हाँ। ऑफ एसेट आईटीसी भी आता है, डाउन पेमेंट भी आता है, लीज रेंटल भी आता है। जी, ग्रॉस लीज रेंटल्स नहीं आते। दिस इज ग्रॉस। और मैं सेकंड पार्ट में अच्छा किया तो वैसे तो कुछ चेक ही नहीं हुआ, कंपेयर नहीं किया। देख लेते हैं क्यों चेक नहीं हुआ, देख लेते हैं। ग्रॉस लीज रेंटल पेएबल अंडर द लीज एग्रीमेंट, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू बना करती है, इसकी ग्रॉस लीज रेंटल वैल्यू नहीं होती। ग्रॉस और प्रेजेंट में क्या फ़र्क होता है? इंटरेस्ट का। हाँ जी, तो हम जब राइट ऑफ यूज एसेट में उसकी इनिशियल कॉस्ट रिकग्निशन करते हैं तो किस पे करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे, ग्रॉस पे। जी, तो यहाँ पे ग्रॉस की बात कर रहे हैं। सर लेकिन जब हमने इसको सर्च किया था ना, तो वो भी यही कह रहे थे क्योंकि डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है ना वो फ्यूचर में आपको पे करनी होती है, तो वो इनिशियल कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। अच्छा। राइट ऑफ यूज एसेट का पार्ट होती है। किस कहाँ पे सर्च किया था आपने? सर वो एसीसी की बुक में भी पढ़ा था। कौन सी बुक में पढ़ा था आपने? वो जो मैम पढ़ी थी। SBR की बुक में पढ़ा था। SBR है जो मैम सर पढ़ी वैसे थी। भी गूगल पे भी सर्च किया। अच्छा, गूगल पे सर्च किया था तो स्टैंडर्ड गूगल ने आपको बता दिया था? मतलब जो मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया वो झूठ बोल रहे हैं हम। नहीं सर, वो तो राइट ऑफ यूज एसेट था ना। तो ये क्या इनिशियल कॉस्ट? कॉस्ट किस चीज़ की इनिशियल कॉस्ट? राइट ऑफ यूज एसेट। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, नॉट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की। यहाँ की IDC की बात नहीं है वो कर रहा। वो राइट ऑफ यूज एसेट की बात कर रहा है कि उसकी जो इनिशियल रिकग्निशन है, जो उसकी इनिशियल कॉस्ट है, वो कौन सी चीज़ उसमें शामिल होंगे, कौन सी चीज़ शामिल नहीं होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल पेमेंट जो है वो उनका शामिल होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट शामिल होती है। ये आपको किसने कह दिया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनिशियल रिकग्निशन में याद नहीं आता? सर राइट ऑफ यूज एसेट का पार्ट तो बनता है। नहीं मुझे, हाँ जी, तो ये इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे क्या मतलब है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट का क्या मतलब है? इज इट IDC? देन व्हाट? हाँ, इनिशियल रिकग्निशन है। तो इनिशियल रिकग्निशन मुझे बताइए कि राइट ऑफ यूज में कौन कौन सी इनिशियल रिकग्निशन हम करते हैं? वो तो उसमें आती है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग। जी आती है उसमें, बिल्कुल। तो अभी आप कह रही हैं कि उसमें नहीं आती। सर जब नहीं बताएं। सर जो राइट ऑफ यूज एसेट बनाते हैं तब आती है, इनिशियल कॉस्ट मेजरमेंट में वो कह रहे थे कि नहीं आती। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं उसका पार्ट वो बनता है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होता। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का आपके पास क्या है? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वो है कि लीज एग्रीमेंट करने के लिए जो आपने खर्चा करना है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। लीज एग्रीमेंट करने के लिए इनिशियल कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ का मतलब ये होता है कि जनाब आपके पास जो राइट ऑफ यूज़ एसेट का जिसको आपने हिस्सा बनाना होता है, इनिशियल रिकग्निशन ऑफ राइट ऑफ यूज़ आप इसको ये कह लें। दिस इज नॉट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। गॉट इट? आगे देखिए जी, एक तो जो स्टैंडर्ड है बेटा, कोशिश कीजिए उससे स्टैंडर्ड पर स्टिक रहिए।
अगर आपको कोई स्टैंडर्ड समझ नहीं आता या कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा या किसी दूसरी बुक में आपको लगता है कि ये पॉइंट दूसरा है, तो कोशिश कीजिए कि उसको कंसर्न टीचर से पूछिए। सर वो मुझे लगा था कि वो जो एसेट है वो अलग है, नहीं इनिशियल कॉस्ट नहीं बेटा, लगना इज़ नॉट एक्सक्यूज़। हमें क्या लगता है वो मैटर नहीं करता, क्या वो चीज़ ठीक है ये मैटर करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि जनाब मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, मुझे लगता है ना, लग सकता है। इज इट रियलिटी? नो। समझे बात को, हमें जो लगता है दैट डजंट मैटर। एनीवेज, पर्सनल लाइफ के लिए दैट मैटर्स। पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को देखेंगे कि आपको क्या लगता है, ठीक लगता है कि गलत लगता है। बट जब हम बात करते हैं ना किसी कानून की, जब हम बात करते हैं किसी रूल्स की, प्रोफेशनल लाइफ की, तो फिर हमने ये नहीं देखना था कि मुझे क्या लगता है, हम ये देखते हैं कि ठीक क्या चीज़ है। अच्छा जनाब, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब, तो इसका आंसर डेल्टा था क्वेश्चन नंबर 2 का कि ग्रॉस लीज रेंटल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 जनाब आपके पास MCQ 3, एन एंटिटी एक्वायर्स प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर अ नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ 3 years. The lease payments are payable semi-annual in arrear beginning from first year. What would be the impact of this transaction on lessee's current and gearing ratios upon commencement of lease? अच्छा, ये बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल था ये। gearing रेशियो क्या होती है कि बताएगा आप में से? डेट टू एक्विटी रेशियो। ठीक है, और डेट टू एक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है कि जनाब हमारा एक्विटी के जी कितना पोर्शन जो है वो डेट का है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है जनाब आपके पास अगर लीज़ आपके पास सेमी एनुअल है, पहले साल से आपने स्टार्ट की है, तो आपके लेसिस करंट एंड करंट रेशियो आपके पास क्या होती है? सर करंट एसेट जी, तो कहता है जी आपका उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? डिक्रीज इन करंट रेशियो एज वेल एज गियरिंग रेशियो, डिक्रीज इन करंट रेशियो एंड इंक्रीज इन गियरिंग रेशियो। करंट रेशियो में जनाब आपके पास क्या आएगा? डिक्रीज आएगा कि इंक्रीज आएगा? डिक्रीज आएगा जी। और गियरिंग रेशियो में क्या होगा? इंक्रीज आएगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही होगी। तो इंक्रीज इन करंट रेशियो एंड डिक्रीज इन गियरिंग रेशियो, ये उल्टा हो गया जनाब, इंक्रीज इन करंट रेशियो एज वेल एज गियरिंग रेशियो। तो यहाँ पे बीटा आंसर है जनाब हमारे पास। ओके, ये एक रेशियो वाला क्वेश्चन था जो आईकैप ने MCQs में पूछा था, और ये आईकैप का ही MCQs है। अच्छा जनाब, उसके बाद ये कासिम अहमद एंड कंपनी एंड इबाद कंपनी साइंड अ लीज एग्रीमेंट डेटेड 1 जनवरी 2001 that calls for Qasim Ahmed and Co. to lease equipment to Ibad and Co. beginning January 1st, 2001. The terms and provisions of the lease agreement and other pertinent data as follows. अच्छा जी, सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि कौन बंदा लेसी है और कौन बंदा लेसर है। जी, इबाद एंड कंपनी क्या है? लेसी है, और कासिम एंड कंपनी क्या है? लेसर है जी। तो कहते हैं ना, द टर्म ऑफ द लीज इज़ 5 years एंड द लीज एग्रीमेंट इज़ नॉन कैंसलेबल रिक्वायरिंग इक्वल रेंटल पेमेंट रुपीज़ 47,963 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, यानी कि एनुअली ड्यू बेसिस। क्लियर? एडवांस में जिसको हम लोग कहते हैं। सेकंड जनाब कहते हैं जी, द इक्विपमेंट हैज़ फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज ₹2 लाख एंड एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 years एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी, फेयर वैल्यू जनाब उसकी 2 लाख है और उसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। द लीज कंटेन्स नो रीन्यूअल ऑप्शन एंड इक्विपमेंट रिवर्ट टू लेसर कंपनी एट द टर्मिनेशन ऑफ द लीज। और बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, तो एसेट किसको वापस मिलेगा? लेसर को वापस मिल जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसने यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो किस पे चार्ज करनी है? लीज टर्म पे चार्ज करनी है। अच्छा जी, लीज टर्म या फिर यूजफुल लाइफ विच एवर इज लोअर। उसके बाद फिर कहता है जनाब आपके पास द इक्विपमेंट इबाद कंपनीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 11% पर ईयर, और इबाद कंपनीज डेप्रिसिएशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस सिमिलर इक्विपमेंट दैट इट ओन्स। कासिम अहमद एंड कंपनी सेट द एनुअल रेंटल टू अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% पर ईयर। दिस फैक्ट इज नोन टू इबाद एंड कंपनी। इन द लाइट ऑफ IFRS 16 स्टेट विद द रीजंस। जनाब 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स में मार्क्स पे आगे लिखे हुए हैं
पहले दो रिक्वायरमेंट्स 2-2 नंबर की हैं और आखिरी रिक्वायरमेंट 5 नंबर की है, तो आप इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आंसर करना था। पहली रिक्वायरमेंट जनाब है विच वुड बी इंटरेस्ट रेट ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ इबाद एंड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16। तो आपने इसमें सिंपली क्या बताना था, आपने बताना था कि जनाब जो लेसी या लेसर का जो इम्प्लिसिट रेट होता है इज प्रेफर्ड किस पे, ऑन इंक्रीमेंटल रेट। सो इंटरेस्ट रेट फॉर लीज इज 10%। दैट्स इट। एक लाइन लिखनी थी और आपको 2 नंबर मिल जाने थे। ये वाला पिछले तो मैंने नहीं किया। हाँ जी, तो जब रिक्वायरमेंट थी तो सर पूरा करना था। इतनी सिंपल रिक्वायरमेंट नहीं होती ना सर। क्यों नहीं होती सर, ये ICAP के पास पेपर का क्वेश्चन है, ये मेरा हमने तो खुद नहीं बनाया हुआ। 2 नंबर के लिए आप इस तरह थोड़ी करेंगे। सर देखें ना आप, यही तो बात है हमारी। अगर आपका अच्छा लेट सपोज जिस बच्चे ने ये चीज़ ना पढ़ी हो, जिस बच्चे को इस चीज़ का ना पता हो, इम्प्लिसिट रेट में से और दूसरे में से कौन सा प्रेफर करना है ना पता हो, तो क्या वो क्वेश्चन उसके लिए मुश्किल होगा कि आसान होगा? लेकिन हम तो लीज शेड्यूल भी बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा टच हो जाता है। ऐसे ही है। एनीवेज आगे देखिए बेटा, कंसीडर दिस। अगर कोई चीज़ हमें आती है इट डजंट मीन कि वो आसान है, और अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती इट डजंट मीन कि वो मुश्किल है। हमारी तैयारी पे डिपेंड करता होता है कि हमारी तैयारी कैसी है। जो हम पेपर देने जा रहे हैं वो पेपर हमें कितना आता है और कितना नहीं आता, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आसान आ जाए, डोंट कंसीडर दिस कि ये बहुत आसान है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसी में बंदा मारा जाता है। दैट्स वाई आपके मार्क्स कटे हुए हैं, ठीक है। तो ये ना हो कि फाइनल में भी ये गलती कर बैठना। इसके बाद देखिए सेकंड रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ लेसी बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 4.16986। उसने खुद ही आपको बता दिया कि 4.16986 के जरिए क्या करो, इसका एन्युटी फैक्टर निकालो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स उसने कहा ना जी। तो यहाँ पे आपने जस्ट उसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी थी। किस तरह से आप करेंगे जनाब, उसके पास क्योंकि बार्गेन परचेज ऑप्शन तो है कोई नहीं, जस्ट रेंटल्स ही हैं। तो रेंटल्स कितने हैं, कितने के हैं 963। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 1 माइनस 1 प्लस 0.4 वो परसेंट है कि या वो क्या उसने बताया वो 4.169। अच्छा एन्युटी फैक्टर है ये। तो एन्युटी फैक्टर है तो जनाब सिंपली आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके 4.16986। जी बेटा सर 199 आ रहा है, ठीक है जी। अब ये भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल बच्चों वाली थी, लेकिन जिसको पता हो कि एन्युटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है वही है इसका आंसर निकाल सकता था। ओके, और मेरा ख्याल है कुछ बच्चों की गलत भी हुई है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब है प्रिपेयर अ लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल इन द बुक्स ऑफ इबाद एंड कंपनी शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिडक्शन इन प्रिंसिपल, राउंड ऑफ द फिगर इन नियरेस्ट, मतलब डेसिमल में आपने उसको राउंड ऑफ कर लेना है। तो जनाब इसका लीज स्केड्यूल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग इसकी प्रेजेंट वैल्यू, 47963 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 1। जी बेटा
पुत्र ये लाजमी लिखना है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे स्केड्यूल के पूरे। ये फॉर्मूला आपने लाजमी इसमें बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि स्केड्यूल के लिए आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, अब वो एन्युटी फैक्टर दूसरी रिक्वायरमेंट उसने बता दिया, लेकिन हो सकता था कि वो 11% पे उसने निकाला होता, ठीक है। तो हमें अपने रेट के हिसाब से इसको स्केड्यूल करना होता है। ओके जी, अब आ जाइए जनाब जरा लीज स्केड्यूल की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखा करते हैं, ईयर्स, उसके बाद ओपनिंग, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद क्लोजिंग। क्योंकि ये एडवांस में है तो जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग कितना जनाब, 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, 2 लाख का 2 लाख, सॉरी पहला 47,963 की पेमेंट चलेगी जी। जी बेटा कितना, सैंतीस, 1,52,37 203, हाँ 1,52, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 जी। तो 152,037 इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट लगेगा इसके ऊपर 1,52,204 हाँ वो 0.7 है, ठीक है जी। और पेमेंट कितनी होगी जी, 47,963 47,963 47,963 और 47,963 जी बेटा। 119278 119278 और यहाँ पे 11,928 जी बेटा। 83243 83243 8324 43604 जी 43604 4360। कोई बात नहीं, वो 1 आध रुपये का फ़र्क आ जाता होता है, ये सर ये यहाँ से एक एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, ऑल ओके, यहाँ तक के मसलन साहब। तो जनाब हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी और हमारा टेस्ट भी साथ ही पूरा। एक्सट्रैक्ट सर पूछा हुआ है कि आपके प्रिपेयर द अमोर्टाइजेशन इन द बुक्स ऑफ इबादत कंपनी शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिडक्शन इन। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस की आपने अमाउंट जो है वो भी बतानी है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी चीज़ जाएगी, एंड रिडक्शन इन प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपने ये भी बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के में कौन सी अमाउंट आपके पास जाएगी। पहले साल का ही होगा अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो, वैसे तो उसकी रिक्वायरमेंट टोटली अलग होती है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट आपने शो करवानी होती है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा चार्ज किसको होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को, और हमारे प्रिंसिपल में से रिडक्शन इसकी होती रहती है। बनता तो यही है, ठीक है। चले बहरहाल मुनव्वर ने क्या कहा आपको, नहीं अगर नहीं लिखे हुए तो नहीं बनाने हैं आपने एक्सट्रैक्ट्स, कहीं नहीं लिखे हुए, नंबर काटे हैं आपके उससे, यानी वो नंबर आपको मिल जाएंगे। ये हमें मुनव्वर ने अपनी तरफ से ही उसको, वो भूल गया होगा एक्सट्रैक्ट्स लिखना, तो उसको याद आ गया कि अच्छा नहीं एक्सट्रैक्ट्स भी हमने बनवाने हैं, तो ये 5 नंबर का उसने दे दिया स्केजुअली। एनीवेज जनाब हम चलते हैं जी हमारे अगली तरफ, बिठा दो इसको। हाँ हाँ हमने रिकंसिलिएशन बनाई थी, अच्छा, तो अगर उसमें यूजीआर भी आ रही हो तो हम पहले उसको ऐड करके फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऐसी है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने क्या पढ़ा था, वैसे तो हमने फिगर उठा ली थी वहाँ से और उससे अनअर्न्ड प्लस करके नेट निकाल दिया। हाँ नहीं, उसमें हम लोग ये किया करते थे कि अगर आपके पास अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आ रही है तो आप उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। और अनअर्न्ड इनकम वुड बी बैलेंसिंग अमाउंट नेट इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके।
ओके जी, देखिएगा जनाब यहाँ पे IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की थी अपनी, और हमने कल कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। अच्छा, एक डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंट, कल हम लोगों ने किन किन की डेफिनेशंस पढ़ी थी जनाब? फाइनेंशियल एसेट्स हमने पढ़ा था, उसके बाद बस फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हमने नहीं पढ़ा था। चलें, अब हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन ज़रा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, फाइनेंशियल लायबिलिटी आपके पास क्या चीज़ है? हमने कहा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हकीकत में एक कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट? कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक बंदे के लिए, एक पार्टी के लिए कोई चीज़ क्या बन जाए? फाइनेंशियल एसेट बन जाए। तो एट द सेम टाइम वही चीज़ दूसरे के लिए क्या बन जाए? फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाए। फाइनेंशियल एसेट के लिए हमने कहा था जनाब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? आपका कैश इसमें शामिल है, ठीक है, और ऐसा कैश जिसमें आपने एंटिटी को पैसे मिलने हैं, ठीक है, कैश मिलना है, ऐसा एसेट जिसके लिए आपको कैश मिलना है। और तीसरी चीज़ हमने कही थी कि जनाब अगर आपके पास कोई हैजिंग वाला सीन है और उसमें कोई फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है, कोई चीज़ आपको इनफ्लो होगी इन फ्यूचर, तो हम उसको क्या कह देंगे? फाइनेंशियल एसेट। अब लायबिलिटी क्या है? इसका टोटल ऑपोजिट। अब टोटल ऑपोजिट में जनाब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में। फाइनेंशियल लायबिलिटी हम कहते हैं जी ऑब्लिगेशन है। किस चीज की ऑब्लिगेशन है? टू डिलीवर कैश और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देना या फिर कैश देना, ठीक है जी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट की हम लोग बात कर रहे हैं। इस चीज की ऑब्लिगेशन कि इन फ्यूचर आपको क्या करना पड़े? आपको कैश देना पड़े, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि जनाब आपके पास लेट सपोज अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक चीज है प्रेफरेंस शेयर्स। हम क्या किया करते थे बचपन में? प्रेफरेंस शेयर को कहां पे शो करवाया करते थे? इसको क्या माना करते थे? प्रेफरेंस शेयर को। हु सेड दैट लायबिलिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर? हम इसको अपने इक्विटी के पोर्शन में शो करवाया करते थे। ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, याद है कि नहीं याद? ठीक है जी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर जहां भी हमारे पास आ जाते थे तो वो हम उसको क्या कहा करते थे? दिस इज पार्ट ऑफ इक्विटी। बहुत अच्छे पुत्र, वेरी गुड वेरी गुड। प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर जी, क्योंकि हमने उसके ऊपर डिविडेंड पे करना होता है ना प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। तो हम शुरू में इसको क्या मान लेते थे जनाब? ये हमारे लिए क्या है? इक्विटी है। उसके ऊपर क्योंकि हमें डिविडेंड पे करना होता था। लेकिन जब हमारे पास डेफिनेशन बता दी IAS 32 ने, ये बेसिकली IFRS 9 तो अकाउंटिंग बताएगा ना, तो डेफिनेशन कौन हमें बता रहे हैं? IAS 32 हमें बता रहा है। तो IAS 32 ने हमें क्या बताया कि भाई साहब आइंदा के बाद तुम्हारे ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, वो उसको आपने डिफाइन लायबिलिटी या एसेट अपना इक्विटी का पार्ट उस टाइम बनाना है जब वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो। तो प्रेफरेंस शेयर्स हमने देखा जनाब रिडीमेबल और कुछ होते हैं इररिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो हम कहते थे कि जनाब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है, इसको इक्विटी का पार्ट बनाओ क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या करना है? डिविडेंड देना है। और जब हमने पे करना होगा तो उस टाइम आप इसको पेमेंट कर देना और आप अपनी इक्विटी को कम कर लेना। यही किया करते थे बचपन में अकाउंटिंग। अब हम थोड़े से हो गए हैं बड़े, अब नया स्टैंडर्ड हमारे पास आया। IAS 32 ने कहा भाई साहब अब ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको देखना ये पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि इन फ्यूचर क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं कैश तो नहीं देना पड़ेगा उसके बदले में, मतलब कि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट तो नहीं अपना कम करना पड़ेगा, या कैश तो नहीं देना पड़ेगा। तो हमने कहा जनाब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर
इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर इसने अल्टीमेटली क्या हो जाना है, रिडीम हो जाना है, मतलब हमें पेमेंट करनी है। तो हमारी ऑब्लिगेशन बन गई किस चीज़ की, टू डिलीवर कैश और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या एसेट। तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे। हम इसको क्या मानेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो जब हमारे पास फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी ये, तो हम कहा करते थे कि जनाब इसके ऊपर जो आप डिविडेंड पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आप डिविडेंड पे करते हैं ना, प्रेफरेंस बेसिस पे, तो कहते जनाब जो आप इसके ऊपर डिविडेंड पे करेंगे तो लायबिलिटी के ऊपर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया भाई, डिविडेंड किसके ऊपर पे होता है, जो चीज़ इक्विटी का हिस्सा होती है। जो लायबिलिटी का हिस्सा होती है, जैसे डिबेंचर वगैरह, डिबेंचर को इक्विटी का हिस्सा बनाते हो, नहीं बनाते ना, डिविडेंड देते हैं बेटा, डिविडेंड तो आप देते हैं, लेकिन IAS 32 जब हमें डिफाइन कर देता है तो फिर हमें IFRS 9 बताता है, क्या बताता है, कहता है जनाब जब फाइनेंशियल लायबिलिटी के ऊपर जब आप डिविडेंड पे करोगे ना, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना, इसको एक्सपेंस बना लेना इंटरेस्ट के तौर पर, इसको क्या कंसीडर कर लेना, इंटरेस्ट कंसीडर कर लेना। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह जब अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा आप लोगों को IFRS 9 की अलग अलग होगी, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी की अलग होगी, फाइनेंशियल एसेट की जो है वो आपके पास अलग से आएगी। गॉट इट, समझ आ गई बात की, यहाँ तक किसी को मसले मसाइल तो नहीं। अच्छा, तो हमें ये बता दिया गया किस चीज़ के बारे में कि जनाब अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपकी ऑब्लिगेशन बन रही हो कि आपने इन फ्यूचर क्या करना है, कोई कैश वगैरह पे करना है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट यानी कि याद है हमने पढ़ा था डेरिवेटिव, क्या था डेरिवेटिव, सर जो रिस्क होता है उसको कवर कर देना, हेजिंग करना, उसको रिस्क को आप सिक्योर जब आप करते हैं, ठीक है, उसमें आप प्रेजेंट में डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में ये प्राइस होगी, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए। और हमने कहा था इसमें दो सिचुएशन बनेगी, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल होगी तो क्या बन जाएगा, तो जब अनफेवरेबल होगा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कर, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट तो वही आ गया। किस चीज़ की ऑब्लिगेशन, कि जनाब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फाइनेंशियल एसेट एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन अनफेवरेबल कंडीशन। कुछ भी, कैश, एसेट, कोई भी चीज़ आ सकती है, फाइनेंशियल एसेट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा देखिए, इसकी एग्जांपल हमने कुछ इस तरह से ली थी, कल वाली एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि जनाब मैंने क्या करना था, मैंने $1 कितने का था, 100 PKR का था, और मैंने जनाब तय कर लिया कि मैं क्या करूँगा, मैं आपको डॉलर में पेमेंट करूँगा, ठीक है जी। इन फ्यूचर में कितने डॉलर आपको दूंगा, लेट सपोज $100 मैं आपको दूंगा इन फ्यूचर। एग्रीमेंट हो गया था कि जनाब इतने पे ये जो चीज़ मैं आपसे परचेज कर रहा हूँ, मैं $100 की आपसे परचेज कर लूँगा। अब हुआ क्या, अब डॉलर जनाब अगर तो जा रहा है 150 PKR पे पेमेंट के टाइम पे, तो मुझे तकलीफ होगी कि खुशी होगी, तकलीफ होगी ना भाई। मैं कहूँगा मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता सिवाय उसके कि जिसका खरबूजा फीका निकल आया हो, क्योंकि पैसे ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ भी क्या हो रहे हैं, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब मेरे लिए कंडीशन क्या बन गई, अनफेवरेबल। तो मेरे लिए क्या बन गई, यही डेरिवेटिव मेरे लिए क्या बन गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई। लेकिन अगर यही जनाब मेरे पास हो जाता $80 का, मैं इतना खुश होता कि जनाब जैसे मेरा तरबूज जो है वो बिल्कुल सुर्ख और मीठा निकल आया। तो मेरे लिए क्या होनी थी ये सिचुएशन, फेवरेबल हो जानी थी। ओके, समझ आई बात की। तो फेवरेबल हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, यहां पे ऑब्लिगेशन है तो वहां पे क्या था, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट था। एसेट में क्या था, राइट था कि जनाब हमें कोई चीज मिलेगी बदले में,